हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जैसन सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जहाँ पर हमने कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था। हमने जो कि फैलोपियन ट्यूब है उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था, कौन कौन से पार्ट्स हैं और कहाँ पर फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट होता है। हमने देख लिया था बेटा यूट्रस की स्ट्रक्चर क्या होती है, ओवरी क्या होती है, ओवरी कैसी होती है, कितने नंबर में होती है और क्या कैरेक्टर होते हैं ओवरी के, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद में यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है बेटा आपको, जैसा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए डायग्राम बनाया था, ऐसे ही डायग्राम हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए है। ये है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए डायग्राम जो बनाना है आपको, ठीक है। अभी तक हमने इसकी लेबलिंग नहीं की है ताकि लेबलिंग आप करेक्ट कर सकें, हम साथ के साथ लेबलिंग को समझेंगे। तो पहले आपको ये डायग्राम में लेबलिंग समझनी है, उसके बाद में आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में डायग्राम आपको विदाउट लेबल के दिया गया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वहां पर पहले डायग्राम बना सकते हैं और बाद में लेबलिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। अदरवाइज आपको जो लेबलिंग करने में अगर दिक्कत हो रही है, हौच पौच हो रहा है, तो पहले आप डायग्राम बना सकते हैं स्टार्टिंग में वीडियो को रोक के और बाद में लेबलिंग कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं हमें, जैसा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था, ऐसे ही हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके जो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उनमें कॉम्पिटिटिव लेवल के, वहां पर इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको डायग्राम की लेबलिंग समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डायग्राम हमने बना लिया है, डायग्राम की लेबलिंग देखते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें दो पेयर यहाँ पे दिख रहा है, रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है दोनों साइड में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, दो स्ट्रक्चर दिख रही हैं रेड कलर की, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ओवरी। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? ओवरी। तो ये ओवरी वाला पार्ट है, ठीक है। ये क्या है? ओवरी। तो ओवरी दो है नंबर में, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वन पेयर की फॉर्म में, एक लेफ्ट ओवरी है एक राइट ओवरी है। और ये दोनों ओवरी दिख रहा होगा आपको, दो स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, एक ये वाली यू शेप की या पियर शेप की स्ट्रक्चर और दूसरी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। दो स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है ये ओवरी, है ना। ये रेड कलर का जो हमें ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है पेयर की फॉर्म में, ये है ओवरी, एक लेफ्ट ओवरी है एक राइट ओवरी है, ठीक है। अब यही क्या है? ओवरी। ये ओवरी है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आपको पता चल गया, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? अब ये ओवरी दो स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, एक इस ट्यूब से और एक इस पियर शेप की स्ट्रक्चर से, ठीक है। जो जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ी हुई है, जो कि इसको होल्ड करके रख रहा है, ओवरी को अपनी पोजीशन में बना के रख रहा है बेटा, है ना। ये क्या है? मैं दूसरे कलर के पेन से लिखता हूं। ये जो है बेटा, ये है ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की आपको स्ट्रक्चर दिख रही है जो कि इसको जोड़ के रख रही है, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर यहां पर भी ओवरी को जोड़ के रख रही है और यहां पर भी ओवरी को जोड़ के रखने का ये काम कर रही है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि जिस दोनों स्ट्रक्चर से ये ओवरी जुड़ी हुई है, एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और एक पियर शेप की स्ट्रक्चर। तो बेटा ये जो पियर शेप की स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम यूट्रस। ये जो पियर शेप की स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हम यूट्रस या फिर मदर वॉर्म, ठीक है। जहां पर एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो फीटस में ट्रांसफॉर्म होता है और बाद में यंग वन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है इसी यूट्रस के अंदर। तो ये यूट्रस ही है जहां पर इम्प्लांटेशन होता है, जहां पर एम्ब्रियो आके यहां पर होल्ड होता है, बाइंड होता है, ठीक है।
ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ये जो पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, इस पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब, है ना, या फिर यूट्राइन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। कई बार आपसे पूछ लेता है ओविडक्ट के नाम से, तो आपको पता होना चाहिए, ओविडक्ट के नाम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, हमने पढ़ते टाइम देखा था इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके? तो हम पहले पार्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा ये, ग्रीन कलर से लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले आगे आपको ये फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं बेटा, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इस या फिर वेट इस साइड लिखता हूं मैं, यहां पर दिक्कत होगी, ठीक है, वेट इस साइड में लिखता हूं मैं। ये जो फिंगर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? फिम्ब्री। ये आपको जो स्टार्टिंग का पार्ट दिख रहा है, ये वाला स्टार्टिंग का पार्ट है ना, इस स्टार्टिंग के फनल शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ये फनल शेप की जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बेटा हम इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। वेट, फिम्ब्री और ये है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ठीक है। इसके बाद में सबसे आगे का पार्ट देख लिया हमने बेटा, जो कि नॉन फिम्ब्रिकेटेड है, उसे बोलते हैं हम इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के एजेस पे या फिर टर्मिनल पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिन्हें बोलते हैं हम फिम्ब्री, है ना, डिस्कस कर लिया था हमने, सीलियरी मूवमेंट करती है ये। इसके बाद में बेटा ये जो पार्ट है, ये जो इनफंडिबुलम के पास वाला है, इनफंडिबुलम के पास वाला पार्ट क्या होता है बेटा? एम्पुला। कौन सा पार्ट होता है? एम्पुला। और एम्पुला के आगे वाला जो पार्ट होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम इस्थमस। इसे बोलते हैं हम इस्थमस, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स हैं। फैलोपियन ट्यूब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि स्टार्टिंग का जहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे बोलते हैं हम फिम्ब्री। सबसे स्टार्टिंग का पार्ट है इनफंडिबुलम, जो कि नॉन फिम्ब्रिकेटेड पार्ट है इस ओविडक्ट का। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं एम्पुला। और सबसे जो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इस्थमस। ये यहां पर आपको जो एक ब्रॉड रीजन दिख रहा है बेटा, ये ब्रॉड रीजन, इसे बोलते हैं हम फंडस। ये जो ब्रॉड रीजन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम फंडस। अब लास्ट लेक्चर में हम यूट्रस को डिस्कस कर रहे थे बेटा, अभी हमें यूट्रस के पॉइंट्स को लिखना भी है। यहां पर आपको दिख रहा है कि यूट्रस की लाइनिंग है बेटा ये, ठीक है, यूट्रस की एपिथेलियम है, ये यूट्रस की लाइनिंग है। अब ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, ये लाइनिंग हार्मोनल चेंजेस के थ्रू शेड ऑफ होती है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, जो कि 28 डेज का होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी इन फीमेल्स, तो उसे बोलते हैं बेटा मेनार्क। क्या बोलते हैं? मेनार्क। और जब 45 टू 50 की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाते हैं, है ना, ओव्यूलेशन होना रुक जाता है, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं बेटा हम मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाते हैं, ब्लीडिंग पीरियड रुक जाता है, ओव्यूलेशन होना रुक जाता है, एग्स रिलीज होना रुक जाते हैं, ठीक है। तो जब मेंस्ट्रुअल पीरियड या पीरियड टाइम स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं बेटा हम मेनार्क, और जब रुकता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिना जो है फ्यूजन बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे अलग अलग फेजेस होते हैं बेटा, ठीक है, जहां पर जो है ब्लड और म्यूकस रिलीज होता है वेजाइनल रूट के थ्रू फीमेल्स की बॉडी के अंदर से, है ना, क्योंकि लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग डैमेज होती है,
जब एग्स रिलीज होते हैं और उसको कोई स्पर्म नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में ये लाइनिंग डैमेज होने लगती है, लाइनिंग शेड ऑफ होने लगती है और यही लाइनिंग ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में यही जो डेड टिश्यूज या सेल्स होती हैं बॉडी से वेजाइनल रूट के थ्रू बाहर निकल जाती है, जिसे बोलते हैं बेटा ब्लीडिंग। ठीक है, तो यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे होता है। और अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी होती है ना, ये तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस कर लिया कि ब्लीडिंग कब होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी है उस कंडीशन में क्या होगा, दो चीज हो सकती है बेटा, या तो स्पर्म की अवेलेबिलिटी हो या अवेलेबिलिटी ना हो। नहीं होगी तब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता रहेगा, है ना, 28 डेज के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा नेक्स्ट मंथ का। क्यों? क्योंकि दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होने के बाद में वो एक डिप्लॉयड सेल फॉर्म कर लेंगे जिन्हें बोलते हैं हम जाइगोट। क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोट। और यही जाइगोट आगे माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ट्रांसफॉर्म होगा, डेवलप होगा एम्ब्रियो की फॉर्म में, और यही एम्ब्रियो आगे और डेवलप होगा फीटस की फॉर्म में, और फीटस से आगे एक यंग वन की फॉर्म में ये डेवलप होके मदर की बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमने देखा कि ये जो यूट्रस होती है, इसी यूट्रस से आके एक एम्ब्रियो अटैच होता है और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसेंटा, जिसके थ्रू एक जो डेवलपिंग यंग वन है या फिर बोल सकते हैं हम जो एम्ब्रियो है वो अपना नरिशमेंट करता है, अपने गैसेस का एक्सचेंज कर पाता है या फिर जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसका एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप तो एक्सक्रीटरी वेस्ट को एक्सचेंज नहीं कर सकता, गैसेस को एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो मदर के थ्रू वो जितनी भी गैसेस होती हैं उनका एक्सचेंज करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज करता है। और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ये सब पॉसिबल हो पाता है, जो कि कनेक्ट करती है मदर को उसके बेबी से, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम प्लेसेंटा। क्लियर बेटा? अब प्लेसेंटा एक ट्यूब फॉर्म करती है बेटा, जिसके थ्रू एक बेबी और प्लेसेंटा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम अम्बिलिकल कॉर्ड। देखा होगा बेटा आपने, जब एक बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम पे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। ठीक है, एक ट्यूब होती है जिसको कट किया जाता है, उसे ही बोलते हैं बेटा हम अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये जो यूट्रस है, ये आपको समझ में आ गया क्यों मदर वॉर्म बोलते हैं इसको, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो यूट्रस है, यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम ये लाल वाली जो आपको लेयर दिख रही है, अंदर वाली जो कवरिंग दिख रही है, अंदर वाली जो लेयर है इस यूट्रस की, इसको बोलते हैं हम बेटा एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो तीन लाइनिंग है, तीन लेयर है। यूट्रस की जो वॉल है उसमें तीन लाइनिंग है। सबसे अंदर वाली लाइनिंग जहां पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है ना, एक यंग वन को या फिर जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट कहां से मिलता है? इसी एंडोमेट्रियम से, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। इसके बाद में ये जो बीच वाली आपको पार्ट दिख रहा है, ये बिल्कुल एंडोमेट्रियम के बाद वाला, इसे बोलते हैं बेटा हम मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। और ये सबसे बाहर वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये सबसे बाहर वाला, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं बेटा हम पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। तो यूट्रस की जो वॉल है ना, यूट्रस वॉल से कवर है और वॉल की लेयर के अलग अलग नाम है। सबसे आउटर मोस्ट जो वॉल है उसको बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम, मसल की जो वॉल है। इसके बाद में जो मिड वॉल है, मिड लेयर है, उसे बोलते हैं बेटा हम मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली जो ये आपको रेड कलर की दिख रही है, जो कि शेड ऑफ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, है ना, जिस टाइम ब्लीडिंग होती है वेजाइनल रूट के थ्रू, तो यही जो लेयर है, यही जो बेटा जो आपको टिश्यूज दिख रहे हैं, यही शेड ऑफ होते हैं और जो है फीमेल की बॉडी से बाहर निकलते हैं इस वेजाइना के थ्रू। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है बेटा, ये वाला पार्ट, ये है वेजाइनल ऑरिफिस। वेजाइनल ऑरिफिस मतलब ये ओपनिंग है वेजाइना की। ठीक है, इसके बाद में
ये जो आपको दिख रहा है ये है बेटा, इसको मैं रफ करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा वेजाइनल फोल्ड्स, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वेजाइनल फोल्ड्स। और ये जो आपको एक नैरो यहां पर दिख रहा है इस तरीके से, नैरो रूट या नैरो कैनाल, इसे बोलते हैं बेटा हम सर्विक्स। इसे क्या बोलते हैं हम, सर्विक्स या फिर सर्विक्स कैनाल, जो कि होल्ड करके रखती है इसलिए नैरो होती है, ठीक है। ये बेबी को होल्ड करके रखती है इसीलिए नैरो होती है। जिस टाइम पे पार्चुरेशन पीरियड होता है, जिस टाइम पे डिलीवरी टाइम होता है, उस टाइम पे ये सर्विक्स की जो मसल्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं हार्मोनल एक्शन के थ्रू, और जो बेबी है उसका बर्थ हो पाता है, वो मदर की बॉडी से सेपरेट हो पाता है। तो ये स्ट्रक्चर हमने देखी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, हमने बीच में इसको देख लिया, तो थोड़ा सा हमें पार्ट समझ में आ जाएगा कि आगे जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम, क्योंकि बिना डायग्राम के अगर हम यूट्रस की इस वॉल को डिस्कस करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। तो हमने पहले डायग्राम को डिस्कस कर लिया, इसके बाद में हम पॉइंट्स लिखते हैं। तो इस डायग्राम को पहले अच्छे से बना लीजिए, लेबलिंग बिल्कुल सही से करनी है आपको। एक बार आप डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद में हम दोबारा एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम, और साथ हमने जो भी पॉइंट्स इसके डिस्कस किए इम्पॉर्टेंट है डायग्राम, तो आपको उसकी लेबलिंग भी समझ में आनी चाहिए। आपको डायग्राम आना चाहिए, डायग्राम की लेबलिंग आनी चाहिए। ठीक है बेटा, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। डायग्राम में हमने जो भी लेबलिंग की है और कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं, ध्यान से सुनना बेटा बिल्कुल। हमने ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा है, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और बहुत सारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है बेटा, जो कि गैमेट्स को फॉर्म करता है, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, जो कि गैमेट्स को आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो गैमेट प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं बेटा, गैमेट प्रोड्यूस होने का काम इस ओवरी के अंदर हो रहा है ना, जो कि फीमेल गैमेट है वो कहाँ फॉर्म होते हैं, इस ओवरी के अंदर फॉर्म होते हैं। एग सेल है फीमेल गैमेट, मेल गैमेट कौन सा है, स्पर्म, जो कि टेस्टिस के अंदर फॉर्म होते हैं। तो टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के अंदर, और ये ओवरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल के अंदर। ठीक है, और फीमेल गैमेट क्या है,
तो एग सेल का जो प्रोडक्शन है यहाँ पर होता है, एग सेल प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं, इस ओवरी के अंदर। ओवरी के नंबर कितने हैं तो आपको देखने को मिल रहे हैं बेटा यहाँ पर ये ओवरी पेयर की फॉर्म में 2 ओवरी है, एक लेफ्ट ओवरी एक राइट ओवरी, ठीक है। अब ओवरी बेटा जुड़ी हुई है 2 स्ट्रक्चर से, एक इस पियर शेप की बड़ी सी स्ट्रक्चर से और दूसरा ये ट्यूब शेप की स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है ना। ये देखो यहाँ पर भी जुड़ी हुई है, यहाँ पर भी जुड़ी हुई है, ऐसे यहाँ पर भी जुड़ी हुई है और यहाँ पर भी। ये 2 स्ट्रक्चर, एक तो बड़ी सी ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ट्यूब लाइक, इसको बोलते हैं बेटा हम फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट या फिर यूट्राइन ट्यूब। क्लियर। अब दूसरी जो स्ट्रक्चर है ये पियर शेप की, इसे बोलते हैं बेटा हम यूट्रस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों गैमेट्स जो कि स्पर्म सेल और जो एग सेल है उनका फ्यूजन या फिर जो फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट है इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। और कहां पर होता है तो हमें पता चल गया था, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे होता है, क्योंकि वहां पर ये ट्यूब थोड़ी सी वाइड होती है। क्लियर। फैलोपियन ट्यूब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है, हमने डिस्कस किया था थियरी वाले पार्ट में जब हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया था। तो सबसे आगे ये जो पार्ट दिख रहा है आपको जो कि ओवरी से जुड़ा हुआ है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर, इस पार्ट को बोलते हैं हम फिम्ब्री, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन्हें बोलते हैं हम फिम्ब्री। इसके बाद वाला ये जो फर्स्ट पार्ट है इस ओविडक्ट का, इसे बोलते हैं बेटा हम इनफंडिबुलम, जो कि फर्स्ट पार्ट है इस ओविडक्ट का या फिर फैलोपियन ट्यूब का, जिसे बोलते हैं हम इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहां पर लिखा हुआ बेटा इनफंडिबुलम, यहां पर फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है यहां पर एम्पुला और थर्ड पार्ट है यहां पर इस्थमस। क्लियर। तो 3 पार्ट में डिवाइड है ये फैलोपियन ट्यूब। ये जो पियर शेप की स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं हम यूट्रस, और यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्रस को मदर वॉर्म भी बोलते हैं बेटा। मदर वॉर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो एक एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कहां होता है, तो इसी मदर वॉर्म के अंदर होता है, इसी यूट्रस के अंदर होता है। यही एक एम्ब्रियो आके अटैच होता है प्लेसेंटा के थ्रू। और प्लेसेंटा क्या है बेटा, प्लेसेंटा एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होती है बेटा, जो कि मदर को उसके बेबी से कनेक्ट करने का काम करती है। जितना भी नरिशमेंट मिलता है बेबी को वो उसी प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, जितना गैसेस का एक्सचेंज होता है वो भी उसी प्लेसेंटा के थ्रू होता है, जितना एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है वो भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ठीक है। अब प्लेसेंटा और बेबी जो है बेटा वो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम अम्बिलिकल कॉर्ड। देखा होगा आपने ऑपरेशन के टाइम पे जब डिलीवरी होती है बेटा, है ना, बच्चा जब बाहर आता है मदर की बॉडी से तब उसको कट कर दिया जाता है उस कॉर्ड को, तो वही होती है बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये जो यूट्रस है इसकी लाइनिंग दिख रही है आपको, थिक लाइनिंग है, कभी ये थिक होती है बेटा कभी थिन होती है। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है ये, डिफरेंट हार्मोन से जो कि रोल प्ले करते हैं, FSH, LH, एस्ट्रोजन, है ना, इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन। तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनका लेवल अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग डेज में। और ये कब होता है बेटा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि है एक कैरेक्टर जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे देखने को मिलता है। प्यूबर्टी के बाद में फीमेल्स के अंदर जब ओव्यूलेशन होता है उनमें एग्स रिलीज होना स्टार्ट करते हैं बॉडी है, और वो उनकी बॉडी जो है फर्टिलाइजेशन के कैपेबल होती है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं बेटा हम मेनार्क, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है एक एज के बाद तो उसे बोलते हैं हम मेनोपॉज। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब ये यूट्रस है, इस यूट्रस की वॉल का शेड ऑफ होना और ब्लीडिंग की फॉर्म में रिलीज होना मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे, तो यही टिश्यूज जो है यही शेड ऑफ होके बाहर रिलीज होते हैं इस वेजाइनल रूट के थ्रू। और ये जो बेटा यूट्रस है, ये यूट्रस भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो पार्ट्स क्या क्या है यूट्रस के, तो सबसे ऊपर वाला ब्रॉड पार्ट दिख रहा है आपको फंडस, ये अंदर वाला जो पार्ट होता है पूरा इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और जो ये तीसरा पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं हम सर्विक्स, जो कि नैरो पार्ट होता है इस यूट्रस का,
ठीक है। इसके बाद में ये जो ओपनिंग दिख रही है जहां पर कॉपुलेशन होता है उसे बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग या फिर वेजाइना। इसके बाद में ये जो यूट्रस है, ये यूट्रस जो है यूट्रस की वॉल है, 3 वॉल है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सबसे आउटर मोस्ट वॉल को, मस्कुलर वॉल को बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम। जो बीच वाली ये वॉल दिख रही है बेटा, इसको बोलते हैं हम मायोमेट्रियम। और सबसे इंटरनल, सबसे इनर मोस्ट जहां पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, इस वॉल को बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो हम पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया बेटा वो आपको लिख भी लेना है अगर आपको नहीं याद रहते हैं तो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके थोड़ा सा सिलेबस से बाहर की बताई है मैंने, तो उसको भी आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ना आपकी नॉलेज के लिए। क्लियर बेटा? ये आपने डायग्राम बना लिया होगा, जल्दी से और 1 मिनट और देता हूं, बना लो, फिर हम आगे इसको रफ करके कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, इसको डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूँ। हम आगे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यूट्रस के, जो कि हम हेडिंग कवर कर रहे थे यूट्रस वाली, उसमें कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है बेटा, कंटिन्यूटी में लिखना उसके बाद में, या फिर डायग्राम बनाया तो उसके बाद में कंटिन्यूटी में लिखना। यूट्रस is thick and muscular structure, ठीक है। wall of uterus is differentiated into layers, ठीक है। The outermost layer of uterus is perimetrium। जो आउटर मोस्ट लेयर है यूट्रस की उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम, और जो इनर मोस्ट लेयर है इज, क्या बोलते हैं बेटा उसको, हम नाम लिखा था हमने, एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है यूट्रस की उसे बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम, जो मिडिल लेयर है उसे बोलते हैं हम मायोमेट्रियम, और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। ठीक है, ऐसे ही यूट्रस 3 पार्ट में डिवाइड होती है ना, हम 3 पार्ट भी लिख लेते हैं। तो ये लिखा हमने, यूट्रस इज थिक एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर, वॉल ऑफ यूट्रस इज डिफरेंशिएटेड इनटू मैनी लेयर्स, आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम, एंड द इनर मोस्ट कवरिंग और लेयर इज एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को लिख लीजिए। इसके बाद में हम एक पॉइंट और देखते हैं यूट्रस का, और इस पार्ट को फिनिश करते हैं यूट्रस वाले। ठीक है बेटा, लिख लिया होगा, रफ करता हूं मैं। एक 2 पॉइंट और लिख लेते हैं।
एंडोमेट्रियम shows cyclic changes during menstrual cycle and regenerated thereafter। ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम देखी हमने, जहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, और जो थिक लेयर है, थिक वॉल है, ये शेड ऑफ हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, और यही जो टिश्यूज होते हैं ये ब्लीडिंग की फॉर्म में फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं वेजाइना के थ्रू। ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू, म्यूकस और डेड टिश्यूज। इसके बाद में morphologically uterus is divided into different parts। ठीक है, 3 पार्ट्स देखे थे हमने यूट्रस के। तो फर्स्ट पार्ट होता है बेटा जिसको बोलते हैं हम सबसे ऊपर वाला, उसको बोलते हैं हम फंडस। जो सेकंड पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम बॉडी, जो कि सबसे इसका ब्रॉड पार्ट होता है, अंदर वाला जितना भी स्पेस होता है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम सर्विक्स, जो कि एक नैरो रीजन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से एक बेबी होल्ड होके रह पाता है यूट्रस के अंदर। ठीक है, होल्ड यूट्रस जो है अब बेबी को होल्ड कर पाती है किसी वजह से, इसी सर्विक्स की वजह से। तो ये यूट्रस वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। यूट्रस की वॉल देख ली हमने, यूट्रस के हमने पार्ट देख लिए, यूट्रस अपनी जगह पर कैसे जो है मेंटेन रहता है, तो लिगामेंट के थ्रू मेंटेन रहता है। और ये लिगामेंट कहाँ से जुड़े होते हैं बेटा? ओवरी के थ्रू जुड़े होते हैं, है ना, जिससे ओवरी भी अपनी पोजीशन में मेंटेन रहती है और यूट्रस भी अपनी पोजीशन में मेंटेन रहती है। और यही जो यूट्रस से एनलार्ज हो जाती है जिस टाइम पे ये अपने बेबी को एकोमोडेट करती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लिए, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे के पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है बेटा, आगे डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है वेजाइना। ठीक है, तो वेजाइना इज नैरो इलास्टिक and muscular structure। ठीक है, ये 8 to 9 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी जो लेंथ है 8 to 9 सेंटीमीटर होती है बेटा। और यही है वेजाइना इज फीमेल कॉप्युलेटरी पार्ट, साथ ही साथ पाथवे ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड बर्थ कैनाल। ठीक है, बर्थ कैनाल का भी काम करती है ये, है ना। जो एक बेबी है उसका बर्थ भी इसी वेजाइना से होता है बेटा। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है वेजाइना? वेजाइना एक नैरो स्ट्रक्चर है, इलास्टिक है। ठीक है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है इसमें, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है।
हमने इसकी लेंथ देखी 8 to 9 सेंटीमीटर लेंथ है, और ये फीमेल कॉपुलेटरी पार्ट है जहाँ पर पेनिस का इंसर्शन होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे मेंस्ट्रुअल फ्लो भी इसी वेजाइना से होते हुए बाहर रिलीज होता है, और साथ ही साथ में जो एक बेबी है उसका बर्थ भी इसी वेजाइना के थ्रू होता है बेटा, इसी वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू होता है, और इसीलिए इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक ग्लैंड है बेटा जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड, तो इट सीक्रेट क्लियर विस्कस फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ठीक है, एंड it serves as lubricant। ठीक है, ये वेट एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, आपको ये पार्ट नीचे का नजर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, दिख रहा है अब। ठीक, तो हमने देख लिया बहुत सारे, हमने एक्सटर्नल इसके पार्ट्स देखे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, कुछ हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे, कुछ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे, साथ ही साथ एक ग्लैंड और देखी हमने बेटा जो कि है बार्थोलिन ग्लैंड। जैसे हमने देखी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट थी, काउपर ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, तीनों के अलग अलग फंक्शन थे। ऐसे ही बार्थोलिन ग्लैंड भी है जो कि एक क्लियर विस्कस फ्लूइड रिलीज करती है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे, और यही जो फ्लूइड है वो लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, वेजाइनल रूट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि पेनिस का इजीली पेनिट्रेशन हो सके। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम फीमेल गैमेट के कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं। ओवम, ठीक है, ओवम इज नॉन मोटाइल female gamete. It is about 100 micrometer in diameter. Clear?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन of ovum is called oolemma, and the cytoplasm is ooplasm. ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है इस एग सेल या फिर ओवम को, उसे बोलते हैं हम oolemma, और जो साइटोप्लाज्म है उसे बोलते हैं हम ooप्लाज्म. ठीक है, ओवम इज कवर्ड बाय टू प्रोटेक्टिव कवरिंग outermost covering is corona radiata and the inner most covering is zona pellucida. ठीक है, तो जो ओवम या फिर इसको और बोलते हैं बेटा हम एग सेल भी बोलते हैं. ठीक है, ये जो ओवम एग सेल है ये नॉन मोटाइल है, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकती जैसा स्पर्म सेल कर सकती, क्योंकि स्पर्म सेल के पास में आपने देखा है टेल पार्ट प्रेजेंट होता है, तो स्पर्म मोटाइल है और ये ओवम नॉन मोटाइल है. ठीक है, साइज में ये स्पर्म से ज़्यादा होती है और इसका डायमीटर होता है अबाउट 100 माइक्रोमीटर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक एग सेल की उसे बोलते हैं हम लेमा, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसे बोलते हैं हम ooप्लाज्म. क्लियर, जैसे हर सेल में होता है. ओवम दो प्रोटेक्टिव कवरिंग के थ्रू कवर होता है बेटा. जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे बोलते हैं हम कोरोना रेडिएटा, और जो इनर कवरिंग है उसे बोलते हैं हम जोना पेल्यूसिडा. ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए. ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे. हमने आज की क्लास में कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाकी के पार्ट्स को डिस्कस किया और साथ ही साथ फीमेल गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को डिस्कस किया. इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक.